डोनाल्ड ट्रंप का कि जो दूसरी बार इस ओहदे पर फाइज हो गए हैं और ट्रंप के हिस्से में दूसरी बार सदारत एक ऐसे वक्त में आई है कि जब सुबकदोश होने वाले सदर जो बाइडन अमरीकी वोटर्स का एतमाद जीतने में नाकाम रहे और अब ट्रंप की मौजूदा टर्म को एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें वो गैर रिवायती फैसलों के जरिए सरप्राइजेस भी दे सकते हैं। ट्रंप के इक़्तिदार संभालने से चंद रोज़ कबल ही गजा में जंगबंदी को एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक की अमरीका में पाबंदी को आर्जी तौर पर रुकवाने में भी ट्रंप के किरदार पर बहुत बातचीत हो रही है। ट्रंप के नए शुरू होने वाले दौर इक़्तिदार में इमिग्रेशन, एनर्जी प्रोडक्शन और 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमला करने वाले अफराद को माफ़ी देने के हवाले से अहम फैसलों की तवक्को की जा रही है। ट्रंप का इक़्तिदार शुरू होने से कबल उनके नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनल की तरफ से अपनी ट्वीट्स और इंटरव्यूज़ में जेल में कैद इमरान खान की रिहाई के मुतालबे पर भी पाकिस्तान में खासी हलचल मची रही। ट्रंप का इक़्तिदार किन अहम तब्दीलियों का पेश बन सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जो कि वाशिंगटन में इस वक्त मुकीम हैं, उवैस तौहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। बहुत शुक्रिया शिफा, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक यू उवैस साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये आज वाइट हाउस में दाखिल होने वाले सदर ट्रंप जो हैं वो 8 साल कबल अपना हलफ उठाने वाले या 8 साल कबल सदारत में आने वाले ट्रंप से कितने मुख्तलिफ आपको नज़र आ रहे हैं? वैसे देख, बहुत बड़ी कामयाबी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिनको राइट ऑफ किया जा रहा था कि ये मुमकिन नहीं है कि दूसरी दफ़ा वो शिकस्त उनका सामना करना पड़ा था उन्हें और उसके बाद वो मुंतखब हो जाएंगे और दोबारा इलेक्शन होंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्रिमिनल कन्विक्शंस थी, क्रिमिनल केसेस थे, फिर उन पे 2 फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई और एक 78 बरस के डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने मेरे ख्याल में अमेरिका की जो सियासी तारीख है उसमें बिल्कुल नई हलचल मचा दी थी जब वो 2016 के अंदर हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देने के बाद आए थे। और तो उसके बाद ये उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी कि वो कमला हैरिस और उससे कबल जो बाइडन को वो शिकस्त दे सकेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुश्किलात या हर्डल्स का सामना था। लेकिन सबसे मौमर तरीन सदर मुंतखब, 47वें सदर मुंतखब, और रिपब्लिकन की हिस्ट्री में शाजर नाज़र ही ऐसा होता है कि सेनेट के अंदर भी उनकी बर्तरी, कांग्रेस के अंदर भी उनकी बर्तरी रिपब्लिकन की, और ख़ासतौर पे साथ की साथ जो स्विंग स्टेट्स थी उसके अंदर भी उन्होंने कमला हैरिस को शिकस्त दी या डेमोक्रेटिक पार्टी को शिकस्त दी। तो बहुत बड़ी कामयाबी डोनाल्ड ट्रंप की, और इसी वजह से जो पूरे मुल्क में एक माहौल बना हुआ है वो एक जश्न का सा है, डिस्पाइट के यहाँ पे मुंजमद करने वाली सर्दी है। उसके बावजूद हजारों जो उनके चाहने वाले हैं वो कल भी थे, जो रैली थी, विक्ट्री रैली, और आज भी वाशिंगटन के इर्द गिर्द और कैपिटल हिल के इर्द गिर्द जो है वो जमा है। और ये आप देखें कि शायद नाज़र ये होता है कि इंडोर्स जो है वो हलफ बर्दारी की जो तकरीबात हैं वो जो है वो मुनक्किद हों, तो एक बहुत तारीखी दिन। लेकिन साथ में ही पूरी दुनिया के अंदर इस गैर रिवायती जो सियासी लीडर हैं अमेरिका के, जिन्होंने एक पोलराइज्ड एक पॉलिटिकली पोलराइज्ड सोसाइटी कायम रखी है अमेरिका के अंदर, उससे बहुत दुनिया के अंदर बहुत निगाहें तो मरकूज हैं अमेरिका की तरफ। मैं यही इधर ही आना चाह रही थी वैसा कि ये क्यों कहा जा रहा है कि ट्रंप इज गोइंग टू बी अ रूथलेस प्रेसिडेंट दिस टाइम? मतलब गैर रिवायती तो चले वो कहते हैं ही उनको, लेकिन इस दफा रूथलेस का वर्ड भी कई जगहों पर मैंने पढ़ा। ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल में देखिए, वर्ड्स का चुनाव कोई भी कहीं पे कर सकता है, लेकिन जिस तरह वो अंदिया दे रहे हैं, जाहिर बात है उन्हें पता है कि ये उनका एक आखिरी दौर होगा, और वो अपने चाहने वालों को, जो एक बड़ी तादाद के अंदर, मिलियंस के अंदर जो चाहने वाले हैं, पॉपुलर वोट भी उन्हें हासिल हुआ है, तो वो उन्होंने वादे वईद किए हैं। और उन्होंने कहा है कि सदर मुंतखब होने के बाद वो कोई 100 के लगभग जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो साइन करेंगे, जिसकी लीगल बाइंडिंग होती है। प्रोक्लेमेशंस जो होती हैं उनकी लीगल बाइंडिंग नहीं होती। तो उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में एक सख्त, जो आपने भी इब्तदाई में जैसे फरमाया कि इमिग्रेशन लॉज हैं, और इमिग्रेशन लॉज सिर्फ मेक्सिको पे ही नहीं होंगे। अगर आप देखिए कि इमिग्रेशन लॉज जब नाफिज होंगे या उनका नफाज होगा तो
تو پھر وہ پوری دنیا کے جو اور تیسری دنیا کے ممالک جو ہیں، مشرق وسطیٰ ہے، جنوبی ایشیا ہے، پاکستان، انڈیا، سارے ہی جگہوں پر وہ اثر انداز ہوگا۔ جی H1B دوسرا جو ویزاز کی بھی بڑی باز گشت چل رہی ہے اس وقت ادھر۔ جی، ظاہر بات ہے کہ انڈیا کے ساتھ ایک قربت ہے، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن شفا مجھے لگتا ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ جب امریکی صدر جب اپنے آفس میں باقاعدہ طور پہ عہدہ سنبھالیں گے اور سارا ان کے ہاتھ میں ہوگا، باغ دوڑ اس سب سے طاقتور ملک کی باغ دوڑ جس نے دنیا پہ راج کیا ہے جب سے یو ایس ایس آر جو ہے وہ ٹوٹا تھا، تو وہاں پر لگتا ہے کہ 4 بڑے ایشوز جو ہیں وہ سامنا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو اور ان کی ریپبلکن انتظامیہ کو۔ ایک تو ہوگا جو یوکرین کے اندر جنگ کا خاتمہ، جس کا وہ وعدہ کر چکے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں جی صدر بالکل۔ ہوتا تو جنگی نہیں ہوتی، اور روس کے جو پیوٹن ہیں صدر، ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تعلقات اچھے ہیں بالکل۔ اس طرح تلخ نہیں ہیں جس طرح ہاں امریکی صدور کے ہیں یا بائیڈن کے تھے۔ دوسرا ان کے ساتھ جو امیگریشن کی ہم نے بات کی، دوسرا مشرق وسطیٰ کے اندر امن، اور اس کی جھلکی ہم نے دیکھی ہے، جھلکیاں دیکھی ہیں کہ ابھی سیز فائر ہوا ہے عارضی طور پر اور ہاسٹیجز کی ریلیز کا ہوا ہے، لیکن بہت زیادہ اقدامات کرنے پڑیں گے، بہت مشکل مرحلہ ہوگا کہ کس طریقے سے غازہ کے اندر مستقل جو ہے وہ جنگ بندی بھی ہو، پھر لبنان کے اندر بھی امن آئے، اور پھر شام جہاں پر ابھی بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹا ہے، ایس ٹی ایس کی سربراہی میں جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، جی وہاں پر امریکی جو ہیں بہت سارے سولجرز ہیں، 1000 اور 2000 کے لگ بھگ، اور وہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کی جو ہے وہ کو بیک کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ وہیں پہ جو ہے ISIS کہ وہ سامنا ہے ان کو مزاحمت کا۔ اور تو جب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکی افواج کہیں بھی نہیں ہوں گے دنیا میں، تو ان کے لیے ایک بڑا یہ چیلنج ہوگا وہ یہ بھی کہ کہتے کیا ہیں کہ 24 گھنٹوں میں روس اور یوکرین کی جنگ بند کرا دوں گا، تو اگلا ٹارگٹ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا غزہ کے بعد روس یوکرین کا ہے سلسلہ جنگ بندی کا۔ دیکھیے، اگر جنگ بندی یوکرین کے اندر ہوتی ہے تو پیوٹن کے لیے تو ون ون سچویشن ہوگی، اور لیکن ایک دن کا تو میں اور آپ نہیں کہہ سکتے، جی لیکن وہ ایسا ٹھوس قدم اٹھائیں، کیونکہ یوکرین پر تو پورے مغربی ممالک اور امریکہ نے بازی کو لگا دی تھی، ساری آرمز اور ویپنز کی سپلائی، اور پھر اس کے بعد پورے نیٹو کے اراکین جو ہیں انہوں نے اپنا سارا یورپین جو ممالک ہیں، جرمنی، انگلینڈ ہے، پولینڈ ہے، سب لوگوں نے ہی وہاں پہ اپنی ملٹری جو ہے بازی بچھائی ہوئی تھی۔ تو ان سب کو کا پسپائی کرنا، پیچھے آنا ایک بہت لمبا عرصہ درکار ہوگا۔ شاید کوئی اعلان ہو جائے، شاید کوئی بیانیہ نکل آئے، لیکن صحیح ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے نیٹو اراکین کے، نیٹو جو ممبران ہیں، اراکین ممالک ہیں، ان کو پہلے بھی اپنے پہلے ٹینور کے اندر بھی بہت لے دے کی تھی، اور اس دفعہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی نو وے، ہم آپ کا ملٹری برڈن نہیں اٹھا سکتے، ہم اپنے کاندھوں پہ نہیں بلینز آف ڈالرز کا اٹھا سکتے، آپ اپنے ڈیفنس بجٹ کے اندر 2 سے 5% بڑھائیے، ٹھیک۔ اور امریکہ اس کے بعد ہی یہ نیٹو کو سپورٹ کرے گا۔ تو وہاں پہ بھی ایک تھر تھری مچی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے کینیڈا میں آپ نے دیکھا جی کہ ایک واضح بیان دیا ہے کہ کینیڈا کو 51 اسٹیٹ ہونا چاہیے، امریکہ کا انگلینڈ تو کی اس پہ طرف، بالکل انگلینڈ کی طرف ہوتا ہے۔ ویسا اب ذرا جو انٹرنیشنل افیئرز کی طرف ہم جا رہے تھے، آپ نے کینیڈا کا ذکر کیا، یو کے میں ایلون مسک کے حوالے سے بڑا ایک تھرتھلی بچی ہوئی تھی کہ ان کے جو بیانات آ رہے تھے اور وہ جو گرومنگ گینگز کے حوالے سے تھے، پھر اسی طرح رچرڈ گرینل کے بیانات کے حوالے سے پاکستان میں تھرتھلی بچی ہوئی تھی۔ تو اگر ہم پاکستان سے آغاز کریں، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، بہت سے مبصرین کا یہ ماننا ہے کہ شاید اس مرتبہ تھوڑے سے سخت ہوں یا ویسے نہ ہوں جس کو ہم اچھا کہتے ہیں، اور برے بھی شاید نہ ہوں، لیکن بڑی ٹرکی ہوگی یہ ساری سچویشن اس بار۔ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں شفا، کتنی تلخی آئے گی، کتنی قربت آئے گی، دیکھیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 2021 میں امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد اور پاکستان کا وہ جو ایک امپورٹنس تھی، ایک رول تھا بہت بالکل۔
सेंटिमेंट्स थी, उसमें तो गिरावट आई है, उसमें तो कमी आई है। और अभी जैसे हमने और आपने ज़िक्र किया कि यूक्रेन की जंग है, मिडल ईस्ट के अंदर अमन का क़याम है, और खुद रिपब्लिकन की इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ बहुत हैं कि इकॉनमी को बेहतर करना है, इतने बड़े वादे किए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वो इनवर्ड ज़्यादा देखेंगे पहले। और खुद यूक्रेन की जंग और इसी तरीके से फिर उसके बाद इमिग्रेशन का मसला, मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम या जंगबंदी मुस्तकिल बुनियादों पर, तो वो ज़्यादा मेरे ख़्याल में प्रायोरिटी लिस्ट पे वो कहीं पे ऊपर नज़र आते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से, कि अमेरिका की नज़रों में या अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के जो कॉन्टोर्स हैं, उसकी तरजीहात के अंदर मेरी नाक़िस राय में मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं ऊपर हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात यकसर ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो गए, नहीं। हमेशा सिटी इस्टेब्लिशमेंट और जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है, उसके डोर्स विंडोज सब खुले होते हैं, और सिविलियन जो हुकूमत है उससे भी वास्ता रहता है, तो वो डोर्स और विंडोज तो खुले होंगे, कम्युनिकेशन के चैनल्स खुले होंगे, लेकिन ज़्यादातर झुकाव अब लगता है शिफा के अमेरिका का इंडिया की तरफ होगा। अभी आपने कहा क्योंकि नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड ट्रंप से करीबी ताल्लुकात, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अमेरिका ये समझता है कि अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंडिया जो एक बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर है, या जो चाइना के साथ बॉर्डर है, चाइना के साथ राइवलरी है, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया को चाइना के सामने एक फायरवॉल या अपने एक बड़े हलीफ के तौर पे सामने देखना चाहते हैं। सही है। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल भी पूछना चाहूँगी। वैसे तो दुनिया में आजकल लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, रिवायती सवाल वो ये है कि इमरान खान के जेल के अंदर होने पर अमेरिका और पाक ताल्लुकात का कितना असर होगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगी कि इमरान खान के अंदर होने का अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर क्या असर होगा? क्या आपको लगता है कि अगर इमरान खान अंदर ही रहें और उनको बाहर नहीं निकाला जाता, या अदालतों से भी उनकी रिहाई फिल वक्त मुमकिन नहीं हो पाती, तो क्या इसका असर पाक अमेरिका ताल्लुकात पर किसी तरह से होगा या नहीं होगा? देखिए शिफा, आप भी बहुत बेहतर जानती हैं कि जो इमरान खान साहब हैं, उनकी जो सियासत का जो तरीका है, वो भी कहीं डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के करीब ही हमें नज़र आता है। उनके चाहने वाले भी दीवानावार उनके पीछे होते हैं, चाहे उनके बयानात लॉजिकल हों या और उनके नकाद या तनकीद करने वालों की नज़र में वो इलॉजिकल हों, लेकिन वो अपने लीडर के पीछे होते हैं और हर चीज़ पे लब्बैक कहते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद, इसमें तो दो राय नहीं है कि डायस्पोरा कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है जो इमरान खान से के बहुत चाहने वाले हैं, और वो चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, वो अपना असर रसूख भी जो है वो उसको एक्सरसाइज करते हैं। और जिस की तरफ आपने इशारा किया रिचर्ड ग्रेनेल के ट्वीट्स का, या मैट गेट्स के ट्वीट का, जो पहले अटॉर्नी जनरल के तौर पे उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप के, उनके ट्वीट के वो हमदर्दाना थे टुवर्ड्स इमरान खान साहब की रिलीज के लिए। और तो कहीं ना कहीं जो चाहने वाले हैं इमरान खान साहब के, पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो, चाहे यूके में हो, वो ये समझते हैं या उनको ऐसा गुमान है कि डोनाल्ड ट्रंप जिनके साथ इमरान खान साहब की तस्वीर या फोटो सेशन हुआ था, बहुत गर्मजोशी से हाथ मिलाए थे, बहुत एक दूसरे की तारीफ की थी, ट्रंप सेड ही इज माय फ्रेंड, खान इज माय फ्रेंड, बिल्कुल डावोस में वही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मुझे लगता है, जैसे मैंने और आपने चर्चा किया है, कि तरजीहात बदल रही हैं। इस वक्त इमरान खान साहब प्रिजन में हैं, क्या बयानात बिल्कुल हो सकते हैं। कांग्रेशनल हियरिंग भी अभी एक और मेरे ख्याल में ड्यू है, जो इसमें इस बात पर चर्चा होगा। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बात है, पहले भी हुआ है, कोई 60 के लगभग जो कांग्रेस के अरकान थे उन्होंने लेटर भी लिखा था, ट्वीट्स भी हुए हैं, लेकिन क्या वो अमली तौर पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, मुझे ऐसा लगता नहीं। लेकिन गुमान है इमरान खान साहब के फैंस को, उनके चाहने वालों को, कि ऐसा हो सकता है। देखिए, दूसरी तरफ एक बात है इसके कि इमरान खान साहब और उनके चाहने वालों ने ही ये बहुत चर्चा किया था जब उनकी हुकूमत गई थी 2022 के अंदर, कि ये मुबैना तौर पर ये इल्जाम लगाया था
मुबैना तौर पे अमरीकी हुकूमत ने ये किया, उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टाया और पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ कहीं जी। मुबैना तौर पे एक कल्यूड किया है या कोई साजबाज हुई है, जिसका दोनों तरफैन ने सख्ती से तरदीद की है। अब यही देखिए कि वही जो है वो कह रहे हैं कि आप जो है रिलीज के लिए अपना किरदार अदा करें और जमहूरियत की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करें, तो एक तजाद भी आपको नजर आएगा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स या एज एन एनालिस्ट। सही। ऐसा क्या ऐसा नहीं हुआ माजी के अंदर कि मुदाखलत नहीं हुई अमेरिका की जानिब से या सुपर पावर से? बिल्कुल हुई है। हुई है। बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो वापसी हुई थी मुशर्रफ साहब के ज़माने में, हमें पता है अमेरिका का किरदार कितना था। क्या बिल्कुल नवाज सही है। शरीफ साहब क्या नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त वजीर आजम हैं, क्या उन्होंने वाशिंगटन का रुख नहीं किया था जब उन्हें लग रहा था कि सदर परवेज मुशर्रफ जो है कू करने वाले हैं उनकी हुकूमत के खिलाफ? बिल्कुल। बिल क्लिंटन ने भी फ़ोन किए थे। मिसालें हैं, लेकिन इस वक्त जो तरजीहात मुझे लग रही वो हैं डिफरेंट उसके है, बिल्कुल सही है। शायद ठीक है, वो वो बाद में आएगी शायद, अभी फौरी तौर पर ये काम नहीं होते देख रहे हैं आप। तरजीहात अमेरिका की और रिपब्लिकन्स की इनवर्ड लुकिंग ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ओवैस तौहीद साहब, नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे थे। तज्जिया आपने सुना, बड़ा डिटेल्ड सिंथेसिस उन्होंने दिया पाकिस्तान ट्रंप के हवाले से, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, और अमेरिका में जो ये नई सदारत आई है उसके हवाले से। अब देखते हैं किस तरह से ये दुनिया पर असरअंदाज होती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाजरीन, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।